नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। सेक्युलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता, इस शब्द को अक्सर आप सुनते होंगे, खासतौर पर टीवी डिबेट्स में तो ये शब्द काफी आम है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसी शब्द का बेहद सटीक विश्लेषण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की एक रैली में कहा, जो पार्टियां मुस्लिमों से एकजुट होकर वोट डालने को कहती हैं वो खुद को धर्मनिरपेक्ष समझती हैं, यानी सेकुलर पार्टियां मानती हैं। लेकिन अगर हम हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर दें तो हमारे बाल नोच लिए जाते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज हमला बोला। दरअसल ममता बनर्जी ने हाल ही में एक रैली में के मंच से मुस्लिमों से एकजुट होकर उन्हें वोट देने की अपील की थी और यह अपील करते वक्त ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंटवारा करने वाली पार्टी भी करार दे दिया था। बात सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है। कांग्रेस बंगाल में इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी फुरफुरा शरीफ तो असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ है, वहीं केरल में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का दामन थामा है। यानी कैलकुलेशन हर राज्य में जरूरत के मुताबिक की गई है। सवाल है कि आखिर यह कैसा सेकुलरिज्म है जो एक तरफा चश्मे से देखा जा रहा है और परखा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार में आज बात करेंगे, धर्म की बात है। आज का आर पार वाकई बेजोड़ होगा और विश्लेषण के साथ होगा, क्योंकि आज हम इतिहास के पन्नों में भी जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बताने की आपको कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये धर्म की बात है क्यों। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, कि आप इलेक्शन हार गई है। খেলা হবে, জেতা হবে, দেখা হবে, বিজেপি হারবে, মোদি হারবে, অমিত শাহ হারবে। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बंगाल की कूच बिहार से तुष्टीकरण की राजनीति पर बड़ा प्रहार किया। प्रधानमंत्री का निशाना ममता बनर्जी पर था, लेकिन इशारा इससे काफी दूर तक था। आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है, आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने तीसरे चरण से पहले एक चुनावी सभा में अपने परंपरागत वोट बैंक से अपील की थी कि वो किसी के बहकावे में आकर बटे नहीं और उन्हें ही वोट दें। হায়দ্রাবাদ থেকে বিজেপির এক বন্ধু এসছে আর ফুরফুরা শরীফের একটা চ্যাংড়াকে নিয়ে সে কয়েক কোটি টাকা খরচা করে কমিউনাল স্লোগান দিচ্ছে আর হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि देश में वोट के लिए धर्मनिरपेक्षता का दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बाल नोच लिए होते। इससे पहले सीएए, ट्रिपल तलाक,
370 जैसे मुद्दों पर भी धार्मिक रंग चढ़ाने की कोशिश होती रही है। देश में डर का माहौल गढ़ने की कोशिश भी वक्त वक्त पर की जाती रही है। अवार्ड वापसी का वो दौर भी नहीं भुलाया जा सकता जब देश में असहिष्णुता पैदा होने के दावे किए गए थे। प्रधानमंत्री ने आज बीजेपी के स्थापना दिवस पर उन लोगों पर भी निशाना साधा जो राजनीतिक फायदे के लिए अफवाह तंत्र चलाते हैं। गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं। कभी सीए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। सवाल ये कि क्या वोट के लिए देश का माहौल बिगाड़ने का खेला हो रहा है? सवाल ये भी, क्या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सांप्रदायिकता काम पर है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। धर्म धर्म की बात है। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का, और वो विश्लेषण जो कि आज बहुत जरूरी है, तुष्टीकरण के इतिहास का विश्लेषण। 1986 में, 1947 में नहीं जा रहा ना, मैं जा रहा हूं उसके बाद के, मैं सीधा 1986 पे आता हूं। शाहबानो पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद ने बदला। 2006 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। देश के संस्थानों पर पहला हक मुसलमानों का है, यह कहा गया विज्ञान भवन के प्राचीर से। मैं बढ़ता हूं आगे। 2014 इमाम बुखारी सोनिया गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुसलमानों से कांग्रेस को वोट डालने को खुलेआम कहा। 2015 देश में, 2017 की मैं बात कर लेता हूं, हामिद अंसारी पूर्व उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के आखिरी दिन कहा कि मुसलमानों में डर है। ये जनाब 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन आखिरी दिन, जिस दिन इनका आखिरी दिन था, रिटायर हो रहे थे ये उस पद से, तो जाते जाते बोल गए मुसलमानों में डर का माहौल है। ये हामिद अंसारी का इतिहास है, इसको हर देशवासी जरूर सुने। मैं बढ़ता हूं आगे। 2019 ट्रिपल तलाक को मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बताया गया। आपको याद होगा, ये तो रियल मतलब थोड़े ही दिनों पहले की बात है। 2019 370 जब हटा तब भी उसे मुसलमानों के नरसंहार के साथ जोड़ दिया गया। 2021 असाउद्दीन ओवैसी ने यूपी के एनकाउंटर के नाम पर एक धर्म को निशाना बताने की बात कही, यह आपके सामने। और अब 2021 में ही ममता बनर्जी ने खुले तौर पर अपील कर दी कि मुसलमान एक तरफ हो और मुझे वोट डाले ना। फुरवरा शरीफ जो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ है, यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट जिसको कहा जाता है नाम, उसको वोट डाले ना, असाउद्दीन ओवैसी को वोट डाले। मेरे साथ आज बात करने के लिए कौन खड़ा है? मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के और प्रवक्ता भी है। मेरे साथ तौसीफ खान जुड़े हैं, टीएमसी की सरकार देखना चाहते हैं। मेरे साथ सुबुई खान है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। मेरे साथ अतिकुर रहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है, मुंबई महाराष्ट्र से। मेरे साथ इस चर्चा में अखिलेश जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। लेकिन तौसीफ भाई, आप आज की चर्चा की शुरुआत मैं सीधे तौर से बिना लाग लपेट के आपसे करना चाहता हूं। दीदी ने एक बात कही जो खुले मन से कही कि मुसलमानों का वोट बंटना नहीं चाहिए, ना फुरफुरा शरीफ को जाना चाहिए, ना ओवैसी साहब को जाना चाहिए। मुसलमानों का वोट अगर पड़ना चाहिए, और उनको डर दिखाया गया सीए का, एनआरसी का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का और बीजेपी का। कहा गया कि नहीं तो ये आ जाएंगे, आपको एक तरफ वोट डालना है और टीएमसी को वोट डालना है। आपको वो बात कॉमनल लगी? अमीश भाई, आपने बोला कि ममता बनर्जी ने खुले मन से बात कहा और बीजेपी का डर दिखा रही है। मैं इस बात पे आपके साथ बात करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ जी ने पत्रकारों को क्या कहा? विषय क्या है सर? क्या मेरे को लगता है कि आप लोग विषय पे रहना नहीं चाहते। योगी आदित्यनाथ ने, योगी आदित्यनाथ का एक सच्चा वीडियो है या झूठा वीडियो है जिसकी जानकारी हमें भी नहीं है, उसको लेकर आप कमेंट चाहते हैं, आप हम कर ले। उस पे भी तो बहस होना चाहिए। है क्या? उस पे भी तो बहस होना चाहिए। आप असहज है अपनी नेत्री को बचाने के लिए, ममता बनर्जी की बात को बचाने के लिए आप असहज है क्या? सेल्फ एस्टीम खो दिया, अपने लिए आप लड़ नहीं पा रहे, आप अपने पत्रकारों के लिए लड़ नहीं पा रहे, अपने जर्नलिस्ट के लिए लड़ नहीं पा रहे। ऐसी बात बोली गई, क्या ये बहुत आपत्तिजनक बात नहीं है?
आपत्तिजनक बात नहीं है ये। ऐसी बात अगर बोली गई, आप तो उसके लिए खड़ा हो सकते हैं ना। अगर कोई डॉक्टरों के खिलाफ कुछ होता है तो डॉक्टर यूनिटी दिखता है, लॉयर के खिलाफ कुछ होता है तो लॉयर यूनिटी दिखता है। तो आज जर्नलिस्ट का मेरी यूनिटी कहां गया? बहस किस पर है? मेरी बहस किस पे है? यहाँ पर मैं यूनियनबाजी करने के लिए नहीं बैठा। मैं एक पत्रकार हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं। मैं सवाल आपसे सीधे तौर से पूछ रहा हूं, जो विषय है उस पर आपको नहीं बोलना क्या? ठीक है, या फिर आपको लस्सी बनानी है इसकी? आपको अपने सेल्फ स्टीम के लिए आप नहीं बोलना चाहते, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे किसी नेता से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि सेल्फ स्टीम कितनी है, सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है। मैं आपसे आपके बारे में सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल महत्वपूर्ण वो है। और जहां तक आप पत्रकारों की सेल्फ स्टीम की बात करते हैं ना, हमारे व्यूअर्स हमारी सेल्फ स्टीम है, वो व्यूअर्स हमें नंबर 1 बनाते हैं। किसी नेता के कुछ बोलने से कुछ हो नहीं जाता। यहाँ पर आए दिन बहुत सारे नेता बहुत कुछ बोलते हैं। आप अपनी बात को रखिए। ठीक है, मैं तो आपके लिए कह रहा था, आपको नहीं करना, मत कीजिए बात। अब मैं ममता बनर्जी की बात करता हूं। आपने अपनी बात बंगाल की चुनाव की यही बात करता हूं। तौसीफ, विषय क्या है? तौसीफ, यू आर वेस्टिंग व्यूअर्स टाइम। चलिए, आपका मन नहीं है इस विषय पे बोलने का, मैं आगे बढ़ता हूं। आपको ऑडियो में डाउन करता हूं। आपका इस विषय पे बोलने का मन नहीं है तो बात अलग है। नहीं, मैं कह रहा हूं, ममता बनर्जी के खिलाफ जो आरोप लगाए नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? उनके, अगर नरेंद्र मोदी जी क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, वो तो कुछ अपना रेस्ट्रेंट दिखाएंगे, लेकिन उनके जो भक्त हैं नीचे के, आप गिरिराज सिंह को ले लीजिए, या आप इस तरीके के बहुत सारे मोटर माउथ नेता है बीजेपी के, वो आए दिन कम्युनल बात कहते हैं। ये तो कुछ हम लोग से छुपा हुआ नहीं है। आप हामिद अंसारी जी की बात कह रहे हैं, लेकिन हामिद अंसारी जी ने उस वक्त ये स्टेटमेंट दिया था, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया था? हर एक आर्टिस्ट अपना पुरस्कार लौटा रहा था भारत सरकार को, क्योंकि उस जमाने में लिंचिंग हो रहा था, आए दिन लिंचिंग हो रहा था। ये लिंचिंग हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बना दिया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी एक दबे लफ्जों में एक मैसेज भेजा था कि हिंदुस्तान को लिंचिंग स्थान मत बनाओ। और उस वक्त अगर उपराष्ट्रपति ने ये बात कही थी, हामिद अंसारी जी ने बात कही थी, तो उस वक्त उनका चैप्टर खुला, उनसे सवाल जवाब हुए और वो मामला वहां पे खत्म हो गया। बड़ी आसानी से आपने एक सेकंड, अब आपने अपनी बात को रखा। देखिए, अब आपने अपनी बात को रखा। मुझे 10 सेकंड दीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। सुधांशु जी, आपका भी रुख करूंगा। आपने बड़ी आसानी से कह दिया हिंदुस्तान लिंचिस्तान हो गया था। तब 1947 में भारत क्या था? 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ तो कौन सा लिंचिस्तान था? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, आपने बोला ये लोग कॉम्युनल बातें करते हैं। मैं आपसे सवाल बड़ा बेसिक पूछ रहा हूं। तौसीफ, लगातार बोलने से, तौसीफ देखिए, मेरी बहस ऐसी नहीं है जहां पे लगातार, तौसीफ ऐसा नहीं होता। आप लगातार बोल रहे हैं और सवाल का जवाब दीजिए। मेरा बड़ा सरल सवाल है आपसे, जो मैंने पहले आपसे पूछा। ममता बनर्जी ने जब मुसलमानों को एक मुश्त आने की अपील करी, वो कॉम्युनल बात है या वो सेकुलर बात है? जवाब दीजिए ना इस बात का। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। अगर ममता बनर्जी अपने वोटर को अपील कर रही है कि देखो, हैदराबाद से एक नया पार्टी आया है, एक फुलपुरा शरीफ से एक नया पार्टी आया है, तुम उस पर भरोसा मत करो, हम 10 साल से सरकार चला रहे हैं, 40-50 साल से बंगाल की राजनीति में है, तुम मुझे वोट दो, तो वो क्या वोट नहीं मांगेगी? वो तो वोट मांगेगी। अपील किससे करी? अपील किससे करी वो? आज अगर शिवसेना चुनाव लड़ती तो बीजेपी के नेता कहते कि देखो, ये जो महाराष्ट्र से पार्टी आई है, अच्छा, हिंदू करने वाली शिवसेना, अच्छा ठीक है, आपने बोला वो अपील करी, ठीक है, आपकी बात को मान लिया, आपकी बात को मान लिया, आपकी बात को, तौसीफ आपकी बात को मान लिया, आपकी बात को मान लिया, ये वोट अपील थी, इसको दूसरे चश्मे से नहीं लेना चाहिए। लेकिन यही बात अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा या राजनाथ सिंह करते और वो मंच से कहते कि हिंदू एक तरफ हो जाए, यहाँ पर कुछ लोग चंडी पाठ भी कर रहे हैं, कुछ लोग दुर्गा पाठ भी कर रहे हैं, तो आप क्या कहते? जवाब दीजिए इस बात का। अगर शिवसेना बंगाल में शिवसेना है क्या बंगाल के अंदर? बीजेपी कहती मेरी चाची की मूंछ होती तो वो चाचा होता। शिवसेना बंगाल में है नहीं, शिवसेना की बात करेंगे, शिवसेना बंगाल में नहीं है ना। मैं सवाल आपसे जो पूछ रहा हूं उसकी बात करिए। बंगाल में तो एमआईएम भी नहीं है, बंगाल में तो एमआईएम को लाया गया है ना। शिवसेना सवाल ये है कि अगर यही बात नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ कहते तो क्या कहते आप? फिर आपका जवाब क्या होता? यही जवाब होता आपका? मैं तो बता रहा हूं ना, वो कहते कि देखिए, बंगाल में कभी शिवसेना नहीं रही है,
आप शिवसेना को मत दीजिए, आप बीजेपी को वोट दीजिए, यही बीजेपी के नेता कहते। और यही बात है ममता बनर्जी कह रही है कि हैदराबाद के पार्टी को वोट मत दो, हम तृणमूल पार्टी है, हम बंगाल में 10 साल गवर्नमेंट चला चुके हैं, हमको वोट दो। ठीक है, आपके 15 सेकंड कंप्लीट हुए। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए वो वोट अपील थी, प्रधानमंत्री ने आज एक शब्द का इस्तेमाल किया है, आई वांट टू कोट प्राइम मिनिस्टर आउट हियर। प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अगर हम में से कोई अपील कर देता तो बड़े बड़े एडिटोरियल भी छपते, हमारे बाल नोच लिए जाते और कहा जाता देखिए किस तरह का एजेंडा और नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है। देखिए, अभी तौसीफ जी ने बहुत कोशिश की इनडिफेंसिबल को डिफेंस करने पर, बोलने में खुद ही क्या बोल गए। उन्होंने कहा हैदराबाद वाले एमआईएम का तो कोई वजूद ही नहीं है, फिर वजूद नहीं है तो दीदी क्यों कह रही हैं कि उसकी तरफ वोट मत दो। और ये एमआईएम वाला वोट बांट रहा है और फुरफुरा शरीफ वाला कौन सा वोट बांट रहा है? विकास वाला बांट रहा है कि बेरोजगारी वाला बांट रहा है कि ये पेट्रोल और डीजल के दामों वाला बांट रहा है? खुल के सामने आ गया है कि कुल मिलाकर वोट, आपने कहा हमारा वोटर, तो आपका वोटर कौन है बता तो दीजिए। ये महंगाई वाला है, बेरोजगारी वाला है, विकास वाला है, ये कौन सा वाला है आपके मुंह से जो निकल गया? अब बिल्कुल साफ हो गया, अब बात ढकी छुपी नहीं है, अब तो खुले आम है। अब दूसरी बात आप देख लीजिए, एमआईएम पार्टी का नाम क्या है? मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों की इत्तिहाद और यानी एकता, फारसी का शब्द है, एकता के लिए समर्पित पार्टी। यदि हिंदू एकता दल होता तो वो सेकुलर होता। अखिलेश जी और हमारे तौसीफ जी, अतीकुर रहमान खौखिया के दौड़ पड़ते हम लोग के ऊपर, ये कैसी सांप्रदायिकता है। मगर मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के साथ सरकार चला चुके हैं आंध्र में। आप देखिए, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के सजदे में है, बदरुद्दीन अजमल के साथ असम में है, और मुस्लिम लीग। अभी तौसीफ जी ने एक बात बोली, लिंचिस्तान, जनाब लिंचिस्तान का बंगाल से संबंध है। भारत में लिंचिस्तान किस दिन शुरू हुआ था? 16 अगस्त 1946, जब मुस्लिम लीग ने कहा था डायरेक्ट एक्शन डे, यही कोलकाता से, और यही सोहरावर्दी यहां का चीफ मिनिस्टर था और उसके दिशा निर्देश में दंगे हुए थे और 1 साल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान बनवा लिया था। 10 लाख लाशों के ढेर और 2.25 करोड़ बेघरबार हुए लोगों की सिस्कियों पर, जो मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा एक्सोडस है। और वो कैसे हुआ था? भीड़ के द्वारा, मार मार कर 10 लाख लोग मारे गए, भीड़ के द्वारा 2.25 करोड़ लोग 6 महीने में खदेड़ दिए गए। ये था हमारा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी नियति के साथ मिलन नेहरू की स्पीच। ये लिंचिस्तान नहीं था तो क्या था बताइए? तब क्यों नहीं लिंचिस्तान निकला? 90 का कश्मीरी हिंदू और 84 का सिख तो चलिए अलग है। इसलिए ये जो भाषा आप बोलते हैं वो सबको समझ में आ रही है। और अंत में सिर्फ एक और बात कहूं, देखिए अमीश जी, एक वाक्य में सिर्फ कहूंगा, इस देश में सेकुलरिज्म की बहुत अच्छी परिभाषा है। वो क्या है? मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये सेकुलरिज्म है। मिजोरम 1988 कांग्रेस का मैनिफेस्टो कि हमें सरकार आई तो रोमन कैथोलिक मान्यताओं के अनुसार सरकार चलाएंगे, यह सेकुलरिज्म है। और अगर आप ये कह दीजिए और शरीयत का हिस्सा भारत के संविधान में लागू है और अगर सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रोका तो संविधान में संशोधन कर देंगे, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पलट देंगे 1986 में, यानी आंशिक मुस्लिम राष्ट्र बनाकर भारत को रखना, यह सेकुलरिज्म है। और अगर यह कह दो कि यह गलत है तो यह कम्युनलिज्म है। प्रधानमंत्री जी का जो दर्द झलका था वो इसी बात के लिए झलका। ठीक है तौसीफ, इस बात का जवाब तौसीफ, अब आपके 50 सेकंड है, बोलिए, कोई नहीं बोलेगा बीच पे, बोलिए। नहीं, देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी जो है वही काम कर रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं। जब बात उठती है कि पेट्रोल का दाम आज 100 रुपए क्यों है तो वो कह देते कि नेहरू की वजह से है। जब बात उठती है कि 6 साल में सरकार में रहने के बावजूद आज जीडीपी का हाल बुरा क्यों है तो वो कह देते हैं नेहरू की वजह से। उसी तरीके से सुधांशु त्रिवेदी जी अब इस बात से भी इनकार कर दे रहे हैं कि कभी लिंचिंग हुआ था, अखलाक को या और भी जो लोगों को खाने पे, किसी के पे चोरी का इल्जाम लगा के, किसी पे खाने पीने का इल्जाम लगा के, किसी के पहनावे के नाम पे मार दिया गया, इससे इनको कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसा भारत किसी को नहीं चाहिए। भारत कंगारू, आप कंगारू कोर्ट यहाँ पे नहीं चला सकते। भारत को आप डेमोक्रेटिक कंट्री रखिए, उसको ऑटोक्रेटिक कंट्री आप नहीं रख सकते। नहीं, कंगारू कोर्ट की तो ये बात हो रही है ना। ये पोल में बांध करके किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के लिए टिप्पणी कर रहे हैं कोर्ट के लिए, कंगारू हो जाता है। इसे कहते कंगारू, इसे ये अफ्रीकन कंट्रीज में होते हैं। अच्छा ठीक है, जवाब सुधांशु, जवाब
भारत में ऐसा नहीं चलेगा। सुधांशु भारत त्रिवेदी में जवाब। उसमें किसी भी सरकार रहे, कोई भी पार्टी की सरकार रहे, ठीक है, तौसीफ आपने अपनी बात को रखा, तौसीफ आपने अपनी बात को रखा। सुधांशु जी 30 सेकंड जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों को बता रहा हूं। सुधांशु जी। ये लिंचिस्तान है। बस हाँ, मैं जवाब देता हूं। ये देखिए, ये अखलाक की बात बोले तौसीफ भाई, जरा जाके देख लीजिएगा। हमारी सरकार नहीं थी, अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। जब गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी तो ना उसमें बीफ का जिक्र है, ना सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र है, जिसका पूरा हल्ला मचाया गया। ये क्या है भाई? सरकार की रिपोर्ट में ना बीफ है और ना सांप्रदायिक हिंसा है, और बाहर पूरा लिंचिस्तान बना दिया गया। इसीलिए तो मैं कहता हूं साहब, और जो कंगारू आपने बात कही, ऐसा नहीं होता जनाब। भीड़ दौड़ा दौड़ा कर अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं मारती है, भीड़ दौड़ा दौड़ा कर सीरिया में मारती है, भीड़ दौड़ा दौड़ा कर लीबिया में मारती है, भीड़ दौड़ा दौड़ा कर इराक में मारती है, भीड़ दौड़ा दौड़ा कर अफगानिस्तान में मारती है। जो वो नाम क्यों नहीं निकले मुंह से भाई, कंगारू कोर्ट के नाम पे? अनफॉर्चुनेट बात है कि बोलिए भारत ना, में भी बीजेपी वाले ऐसा करते हैं। भारत में भी अच्छा, एक भी व्यक्ति बताइए ना, अखलाक की रिपोर्ट में क्या लिखा है? समाजवादी पार्टी की सरकार ने ये लिखा क्या? आप कहते हैं कि बीफ का जिक्र नहीं है, इसलिए नहीं, क्या शर्मनाक बात है? अरे सरकार ने ये लिखा नहीं है। देखिए, आप झूठे साबित हो गए। समाजवादी पार्टी की सरकार, जिनकी कैंडिडेट जया बच्चन को बुलाकर आपने प्रचार कराया, उनसे पूछिए कि अगर ये सांप्रदायिक हिंसा थी तो क्यों नहीं लिखा उनकी सरकार ने अपनी रिपोर्ट में? क्योंकि कोई सबूत था ही नहीं, टोटल झूठ के आधार के ऊपर बनाया गया ये वितंडावाद था। सुधांशु जी, बीजेपी एक्सपोर्टर जो भारत से जो बीफ एक्सपोर्टर हैं, अरे बीजेपी नहीं भाई, समाजवादी पार्टी की सरकार की रिपोर्ट, उसी में रही है। मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, उस पर जवाब दीजिए जो आपने बोला। रिपोर्ट कुछ और है, रिपोर्ट कुछ और है, और आप बोल कुछ और रहे हैं। यम्मी है और उत्तर प्रदेश में मम्मी है। ये तो आपकी देखिए हिपोक्रेसी है। नहीं, देखिए विषय जो है, विषय से हम भटके ना। अच्छा, एक वाक्य, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अमीश एक वाक्य बोल रहा हूं, अमीश एक वाक्य बोल दो। बोलिए, 10 सेकंड सुधांशु, एक वाक्य बोल दूं अमीश, एक वाक्य जी बस। अरे भाई, अगर आपको गाय से इतना प्रेम है तो ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बताया ना। शांडिल्य गोत्र किससे होता है? गाय से होता है, क्योंकि आश्रमों में एक ही गाय के आश्रम की सेवा करते थे, गो से गोत्र शब्द आया है। और उसके बाद गो हत्या के पक्ष में और गोत्र बता रहे चुनावी मंच से बस। और गोत्र राहुल गांधी भी बताते हैं, और गोरक्षा के लिए बवाल करते हैं कि गोरक्षा सांप्रदायिक है, मगर मेरा गोत्र फलाना, मेरा गोत्र फलाना। वाह, ठीक है तौसीफ मैं तू मैं नहीं चाहता। सुधांशु जी, आपने अपनी बात को रखा। तौसीफ मैं तू मैं नहीं चाहता। मेरा निवेदन है कि एक एक करके सब अपनी बात को रखें, और जब जिसकी टर्न है वो बोले। तौसीफ जी, मेरे रिक्वेस्ट को प्लीज मानिए आप। मैं अब अखिलेश जी का रुख करता हूं, और मेरे साथ सुबुई खान भी हैं, और मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे अतिकुर रहमान भी। अतिकुर भाई, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले अखिलेश जी आपके बताता हूं। अखिलेश जी, जो प्रधानमंत्री ने बात को बोला है, उसमें बोला है कि अगर हम इस तरह से अपील करेंगे तो हमारे तो बाल नोच लिए जाएंगे। बड़े बड़े लोग इसके ऊपर बोलेंगे कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। और आप भी बोलते हैं आए दिन, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद होनी चाहिए। इस देश के अंदर हर चुनाव में हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, यही तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आदरणीय मोदी जी, ममता जी, आपसे देश और बंगाल नहीं चलने वाला है। ये आप लोगों की सांप्रदायिकता की नूरा कुश्ती, ये देश और प्रदेश के लिए घातक है। सिर्फ कांग्रेस ही है जो बंगाल और देश को आगे बढ़ा सकती है। और हमारे मोदी जी के देखिए बेचारगी, देखिए प्रधानमंत्री 7 साल से हैं, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं अपनी सरकार की उपलब्धियों का। तो ये नहीं चाहिए इस देश को, न मोदी चाहिए न ममता चाहिए, सिर्फ कांग्रेस चाहिए। और कांग्रेस ही इस देश को और बंगाल को आगे ले जा सकती है। और ये जो सांप्रदायिकता की नूरा कुश्ती है, इससे देश को निजात चाहिए, निजात चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी 24 घंटे असत्य बोलते हैं, अमर्यादित भाषा बोलते हैं, आत्म प्रशंसा और पर निंदा में दिन रात लगे होते हैं। और हमारे आदरणीय मोदी जी भी झूठ ही झूठ बोलते हैं। अभी आपने भी कई झूठ बोले, आपने और दोनों लोगों ने झूठ बोला। हमारे सुधांशु जी ने, आपने कहा कि मनमोहन सिंह ने विज्ञान भवन में कहा था कि पहला हक मुसलमान संसाधनों पे, पहला हक मुसलमानों का बिल्कुल है। कहा था। ऐसा
मैं अगर नहीं कहा हो तो दिखा नहीं, दीजिए। आप ये ना नहीं, झूठ आप बोल रहे दिखाइए, हैं वो आप। कहा नहीं कहा था, मुसलमान शब्द का आप दिखाइए, प्रयोग अपना किया। काम करिए, आप लेकिन फिर विषय माफी ये है, मांगेंगे। लेकिन आपने बोला कि हम कॉम्युनल राजनीति नहीं करते, कॉम्युनल राजनीति नहीं आप फिर करते। माफी देखिए, मांगेंगे। आपके लिए तो गुलाम नबी आजाद भी अरे गोदी है, सुनिए, आपके लिए तो सुनिए, मनीष सुनिए, तिवारी भी गोदी है, अरे आपके लिए सुन तो लीजिए। आपकी पार्टी के नेता गोदी है अरे सारे, सुनिए वो सब जनाब, नरेंद्र बात- मोदी की गोदी में बैठ गए, वो बात आपके जो- खिलाफ काम कर रहे हैं। बात विषय बोल रही है। सब देखिए security। देखिए, आपने देखिए, बोला कि देखिए। कांग्रेस कम्युनल बोल पॉलिटिक्स लीजिए, की बात बोल नहीं लीजिए। करती, कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करती है। अखिलेश जी, तो अरे मैं रुकिए आपसे जनाब, बड़े हो गया। सम्मान ये सवाल पूछना चाहता हूं, आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। आपने बड़ा आरोप लगा दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक एकदम सवाल झूठ पूछना चाहता हूं, बोलना। ये मैं इंडियन तथ्यों के साथ सेकुलर बताता फ्रंट, हूं। एक सेकंड जवाब दीजिए, इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी बोलना फुरफुरा बंद करिए शरीफ के तब साथ ना। कौन सा सेकुलरिज्म का धागा निभा रही है कांग्रेस पार्टी? बदरुद्दीन आपने अजमल कहा- के साथ कौन सा आपने सेकुलरिज्म का कहा- धागा निभा रही है रुक जाइए, कांग्रेस पार्टी? रुक जाइए, रुक और जाइए। सुनिए, इंडियन इस्लामिक फ्रंट यानी मुस्लिम लीग के साथ केरल अच्छा। में कौन सा सेकुलरिज्म का धागा निभा रही है कांग्रेस अच्छा। पार्टी? जी जी। फुरफुरा शरीफ आपने कहा सेकुलर अरे है? भाई चुप होंगे तभी ना हाँ, जवाब, बोलूंगा। जवाब, जवाब। आप भाषण कर दे, तकरीर करते रहिए, क्या जवाब करना दीजिए है? ना। आपने कहा कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, मैंने बताया आप झूठ बोले हैं, उसमें मुस्लिम शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है, यही झूठ है आपका और देखिए सुधांशु जी देखिए का। अखिलेश जी, अरे मैं कई कांग्रेस के नेताओं को इस पर बड़ा ही ना दिखा अरे सकता हूं, मुस्लिम दिखा शब्द सकता एक हूं, नहीं, दिखा सकता दर्जनों हूं। अखबारों ने लेकिन रिपोर्ट मैं की है, नहीं, लोगों को इस समय अरे महत्वपूर्ण है आज की बहस। आप हाँ, लोग वही मैं बहस कह में रहा हूं। देखिए, आप अरे लोग रुकिए बहस भाई। के अंदर अब एंगल आपका बदलने के लिए झूठ आते हैं जो पकड़ हो नहीं जाए। पाएगा। मेरा आप सवाल झूठ बड़ा देखिए, डायरेक्ट है, क्या अरे फुरफुरा शरीफ सीख सेकुलर है? लीजिए, सीख लीजिए, क्या इंडियन सीख सेकुलर लीजिए। फ्रंट के साथ आपका सीख अलायंस लीजिए, सेकुलर सीख है? लीजिए, बदरुद्दीन सीख अजमल के लीजिए। साथ सेकुलर है? जवाब दीजिए इस बात चीख पर। लिए बताता हूँ, केरल चीख में लीजिए, आपका अलायंस देखिए। सेकुलर है? जवाब देखिए दीजिए। चीख लीजिए जनाब चीख चुके ना। मैं मेरा सवाल जब पूछ रहा हूं आपसे, सुनिए। अरे भाई चीख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, 5वीं बार पूछे हैं आप। जनाब, ये नेहरू कौन सी चीज थे कि अंग्रेज भी कोसते थे और बीजेपी भी कोसते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1 भी कोसती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आज जो सत्ता में बैठी वो भी नेहरू को कोसती है। ये मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब प्रचार कर रहे हैं 5 राज्यों में। क्या अपने सरकार की उपलब्धियां नहीं गिना सकते? क्योंकि है ही नहीं है, गिनाएंगे क्या? अखिलेश जी, कैसे मेरे ये सवाल कहेंगे का कि देखिए जवाब। मैंने 2 करोड़ नौकरियां दे दी। अखिलेश जी, मेरे अरे सवाल जनाब का भी सुनिए, जवाब दे दीजिए। आपने प्रश्न पूछ लिया। हाँ, जवाब देंगे मैं आप। दे रहा हूं, सुनिए धीरे जवाब से। देना पड़ेगा अखिलेश अरे जी। दे रहा हूं प्रश्न जवाब, आपने एकदम पूछ दे लिया। रहा हूं, धीरे देखिए, ऐसे रखिए। तो नहीं हो सकता ना कि आप लोग अरे दे आप लोग रहा हूं इसको प्रेस भैया। कॉन्फ्रेंस समझ के भाषण दें। अरे दे रहा हूं, जवाब दीजिए, दे रहा प्लीज हूं, दीजिए, दे प्लीज रहा हूं। दीजिए, प्लीज दीजिए। हाँ एकदम धीरे से सुन लीजिए। हाँ, धीरज ही रखा हुआ मैंने। यही मोदी जी हैं, कलकत्ता में एनआरसी और सीए बोलते हैं। अब आसाम में जाकर के क्या बोलते हैं? वहां पे एनआरसी नहीं है, वहां पे सीए नहीं है। क्यों? आदरणीय मोदी जी, ओ दीदी, ओ मोदी जी, क्यों उपलब्धि क्यों नहीं बताते हो? बताओ कि मैंने 2 करोड़ नौकरी हर साल दे दी। बताइए कि मैंने डॉलर को रसातल पर ला दिया, गंगा मैया बंगाल में भी है, मैंने उनको साफ कर दिया, काशी को क्योटो बना दिया, 15 लाख लोगों के खाते में डाल दिया, काला धन लेके सबके ले आया, मैंने कर दिया, अच्छे दिन ला दिया, महंगाई को नियंत्रित कर दिया, पेट्रोल के दाम रसातल पे ला दिया, दाऊद को ले आया, चीन को लाल लाल आंख करके भगा दिया। अरे भाई आप 7 साल से हैं, यही कह के सत्ता में आते, ये बताइए इस पे आपने क्या किया? अखिलेश जी, लेकिन वो नहीं, उस पे आएंगे कम्युनल एजेंडे पे। मोदी जी, ममता जी, आप दोनों से नहीं होगा। अखिलेश जी, एक इस मिनट देश हो में गया। आप दोनों की राजनीति नहीं 1 मिनट चलेगी। से ज्यादा का इस समय हो देश गया। में- 1 मिनट इस देश 8 में सेकंड हो विकास गए। की बात होगी। सर 1 अरे मिनट जब आप 8 कहेंगे सेकंड मैं हो चुप गए। जाऊंगा। आपको मैं जूम इन आप जब करके आपकी कहेंगे टाइम चुप लिमिट हो दिखा जाऊंगा। देता हूं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं आया। आईएसएफ के साथ समझौता ये- कम्युनल है या सेकुलर है? बदरुद्दीन अजमल के साथ समझौता कम्युनल है कि सेकुलर है? केरल में जनाब, समझौता इस सेकुलर है या देश में- कम्युनल है? इस जवाब दे देश दीजिए। में मैं कम्युनल आपसे बातें छठी करने वालों को- बार ये सवाल इस देश पूछ रहा हूं। में इस देश में कम्युनल बातें करने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की आवश्यकता नहीं है, जो कम्युनल बातें आईएसएफ करते हैं, के साथ समझौता जो अपने क्या है? सरकार की उपलब्धियां नहीं बताते हैं, ठीक है, सुधांशु जो अपने त्रिवेदी सरकार जवाब। की योजना नहीं बताते हैं, सुधांशु जो ये त्रिवेदी नहीं जवाब, कहते सुधांशु हैं त्रिवेदी कि मेरी जवाब। सरकार ये काम करेगी, ठीक है, आपने बात ये तो रखा मैंने अपनी। ये काम कर दिया। सुधांशु कोई- त्रिवेदी, अरे जनाब, कपड़ों से पहचान करने वाले प्रधानमंत्री जी, अब कपड़ों से प्रधान सर सर अब वो आपने अपनी बात को रखा अखिलेश जी। सुधांशु जी बोलिए। अब आप काफी बोल लिए। आपका अब आपका धारा प्रवाह प्रवचन हो गया, मान्यवर। अब दूसरे को भी मौका दें। ले लीजिए। अखिलेश जी, आपने कहा कि अभी अमीश जी के लिए आपने कहा कि झूठ बोला। मैं आपको दिखा रहा हूं, 9 दिसंबर 2006
मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर। इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा, हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा, इकोनॉमिक और टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, और बिजनेस स्टैंडर्ड ने छापा। क्यों नहीं नोटिस दिया आपने? और औकात है तो आज ही दे दीजिए जाके नोटिस, दीजिए जाके नोटिस में जानू। क्यों नहीं कोर्ट में ले गए कि उन्होंने झूठ बोला? अरे सब 50 अखबारों में छपा और आज आकर इन पे चढ़ाई कर रहे, झूठ बोला। नहीं साहब, आप चाहते तो वही थे जो छपा, और उसके बाद आज बचाव के लिए कह रहे माइनॉरिटीज। तो ये बताइए, माइनॉरिटीज के लिए अगर आप कहे थे तो बताइए, कभी किसी सिख को बनाया माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन? कभी किसी जैन को बनाया? कभी किसी पारसी को बनाया? कभी किसी यहूदी को बनाया? कभी कभी वो तो बनाया, वो बनाया, वो प्रधानमंत्री बनाया नहीं बनाया, मैंने माइनॉरिटी कमीशन। अब देखिए खाने में रख दिए। अरे यार, फैक्ट आपके सामने रख दो तो आप देखिए बिलबिलाने लगते हैं। करते हैं जनाब, ये सब नहीं करते हैं। हम जो देश हित में हो, मनमोहन सिंह जी ने देश की गरिमा को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश को राजनीति की, देश की सामाजिक व्यवस्था को दुनिया में आगे पहुंचाया था, जिससे आज आप नेस्तनाबूद कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। अब आइए, अच्छा चलिए अब आगे आते हैं। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था अखिलेश जी, आप एकदम बीच में कूद पड़े क्योंकि अनकंफर्टेबल फैक्ट आ गए। अब पूरी बात मुझे करने दीजिए। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार, मनमोहन सिंह जी ने अर्थव्यवस्था पूरी की थी। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीं के साथ गठबंधन 2 करोड़ रोजगार दिलाने के लिए है। बदरुद्दीन अजमल के साथ मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों को बढ़ाने के लिए है, जो असम के सांसद थे। या मुस्लिम लीग के साथ आपका गठबंधन विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए है, या पेट्रोल और डीजल की दाम कम करने के लिए। जनाब, भारत की जनता ने पंचतंत्र में रंगे सियार की कहानी सुनी है, इसको शब्दशः मत दीजिए। अरे लाचार आप है भाई, 3 जगह 3 लोगों की बैसाखी में खड़े और हमसे कह रहे हम लाचार है। बता दीजिए ना, इनमें से कौन जो है रोजगार की बात कर रहा है, कौन विकास की बात कर रहा है, कौन पेट्रोल की बात कर रहा है? आप बता दीजिए ना। अरे चुनाव बंगाल का है, बताइए बंगाल में। और लाचारी इनकी देखिए, राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे चुनाव प्रचार करने बंगाल में? अब देखिए फिर एक उपलब्धि नहीं बता पा। अरे अखिलेश जी, अच्छा ठीक है, आप देखिए, आप मोदी जी की, अरे मुझे सिर्फ ये बताइए, राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे बंगाल में चुनाव प्रचार करने? ठीक है, अब लाचारी किसकी है? सरकार की उपलब्धि। मोदी जी लाचारी से मुझे याद आया, हमारे लाचारी की बहुत बात हो रही है। सियासत में लाचारी किसे कहते हैं, सियासत में लाचारी किसे कहते हैं, वो बंगाल और केरल में देख के पता लग जाता है। बंगाल में जिस लेफ्ट के साथ लड़ रहे हैं, उसी लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं केरल के अंदर। तो अखिलेश जी, लाचारी की बात आप कर रहे थे, तो लाचार कौन है, किस लिए है, इसकी ज्यादा विवेचना आप कर सकते हैं, लेकिन विषय जो है मैं उसी पे रहता हूं। और आसाम में जो है वो नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट है। ओके, सुबोई जी, अखिलेश जी, आपकी बात हो गई हो तो अब मैं दूसरे मेहमानों को ले लूं। 2 मेहमान अभी तक बोले नहीं। सुबोई जी, आपका मैं रुख करता हूं। दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट और दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट। यह कहा जा रहा है कि पेट्रोल के लिए, बढ़ती महंगाई के लिए, नौकरियों के लिए, क्या फुरफुरा शरीफ के साथ गठबंधन इसलिए हुआ है? क्या ममता बनर्जी भी अगर एक वोट बैंक को वोट कह रही है कि एक मुश्त वोट डालना, ओवैसी और फुरफुरा शरीफ में कंफ्यूज मत हो जाना, वोट मुझे ही आना चाहिए, तो क्या यह विकास के लिए वोट मांगा जा रहा है, या एक धर्म विशेष को यह कहा जा रहा है कि तुम एक मुश्तों के वोट डालो जिससे मैं जीत जाऊं? दूसरी तरफ हम डिवाइड करा लेंगे। जी अमीश, आज आपने 3 बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं को एक्सपोज करने के लिए इन लोगों से कुछ सवाल पूछे हैं। छद्म धर्मनिरपेक्षता, तुष्टीकरण की गंदी राजनीति और इस्लामिक स्टेट बनाने की वैचारिक अनुकूलता, ये तीनों ही चीजें आपने एक्सपोज करने के सवाल पूछे हैं, बट ये लोग उससे कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी समस्या को समझने के लिए हमें उसकी जड़ तक जाना होता है। अमीश, कुछ क्षणों के लिए मैं 1947 में आज जाना चाहूंगी। देखिए, हमेशा हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मास रेप, मर्डर, स्लॉटर, जेनोसाइड हुआ, किस कदर हिंसा हुई, उस पर मैं आज बात नहीं करना चाहूंगी। चलिए, आपने इस्लामिक स्टेट बना लिया कि ये रही इस्लामिक स्टेट और ये रहा हिंदू राष्ट्र, लेकिन बाद में आपने उस हिंदू वर्ड को एक ऐसी गाली की तरह इस्तेमाल करना शुरू करा, जबकि हिंदू कोई एक मजहब नहीं था। हिंदू का मतलब था जैन, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, सिख, सब इस स्टेट में रह सकते हैं। इस्लामिक स्टेट वाले इस्लामिक स्टेट में जाएंगे। बाद में आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सेक्युलर वर्ड डाला। चलिए, वहां तक भी ठीक था, 21वीं सदी है, सेक्युलर होना चाहिए, लेकिन उस सेक्युलर वर्ड को भी आपने सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोध में इस्तेमाल किया।
आपने मुसलमानों को माइनॉरिटी का वर्ड दिया, जबकि हिंदू का इतिहास उठा के देख लीजिए कि कभी भी किसी माइनॉरिटी के साथ इस देश में हिंसा नहीं हुई। फिर भी आपने कुछ लोगों को माइनॉरिटी स्टेटस देकर उनका तुष्टीकरण लगातार इतने सालों तक किया। आपने उन लोगों को देश का दामाद और फूफा बना लिया कि आए दिन वो नाराज हो जाते हैं। कभी वो 100 करोड़ बना 15 करोड़ की धमकी देने लगते हैं, कभी MF हुसैन हमारे हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बना लेते हैं, कभी 1992 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हो जाता है। अभी CNRC में अभी कुछ महीनों पहले की बात कर रही हूं, हिंदू विरोधी नारे हमारी सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज में लग रही हैं। लेकिन आपने धर्मनिरपेक्षता की आड़ में एक मजहब को, जो मजहब था उसको तो लार्जर देन लाइफ बना दिया, और एक नेशनल आइडेंटिटी को, एक राष्ट्रीय पहचान को आपने मजहब बोल दिया। ये जो चालाकी करते हैं अमीश, ये एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। इसका सॉल्यूशन तब तक नहीं निकलेगा जब तक हम ये ना जान ले कि हिंदू कोई मजहब नहीं है, हिंदू एक राष्ट्रीय पहचान है। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनली ये डिक्लेयर ना हो जाए कि हिंदू इज अ नेशनल आइडेंटिटी, विषय वो नहीं है। मेरा विषय आज का ये है, क्या ये धर्म की बात है? क्या ये धर्म की बात है? क्या सेक्युलरिज्म का चश्मा एक तरफ का है? क्या अगर ममता बनर्जी बात करे तो वो तो सेक्युलरिज्म है, लेकिन अगर दूसरी तरफ की बात हो तो वो कम्युनलिज्म है। क्योंकि ऐसा कहा जाता, ऐसा माना जाता है कि दूसरी तरफ तो ये चुनाव की स्ट्रैटेजी है और इस तरफ अगर करा जाए तो ये कम्युनल एंगल है। पूरा का पूरा पॉइंट ये है इस समय। ठीक है, आपका मैं अतिकुर रहमान करता हूं। अतिकुर रहमान, द बेसिक पॉइंट व्हाट प्राइम मिनिस्टर सेड, क्या अगर इसी तरह की स्पीच जो ममता दीदी ने दी वो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता देता तो आपका रिएक्शन क्या होता? अमित जी, सबसे पहली बात तो ये है, देखिए सेक्युलरिज्म का इतना ओछा और इतना नैरो डेफिनेशन, और वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा, ये तो काबिले बर्दाश्त। आपका ऑडियो नहीं आ रहा, आपका वीडियो भी नहीं आ रहा। मैं दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करता हूं। आगे आपका वीडियो, बोलिए अतिकुर रहमान। हमारा जो सेक्युलरिज्म है अमित जी, वो 1857 का सेक्युलरिज्म है, जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ अपना बेड़ा उठाकर उनको ये साबित किया कि हम आपकी ताकतों के सामने झुक नहीं सकते। हमारा सेक्युलरिज्म महात्मा गांधी के भजनों से मिलता है। हमारा सेक्युलरिज्म उस सरदार पटेल से मिलता है जो दिल्ली में जब राइट्स हो रहे थे, मुस्लिम मोहल्ले में जाकर पुलिस को ये आश्वासन दिया था कि ये मुसलमानों की चाकू छुरी दिखाकर आप इन माइनॉरिटीज को कत्ल का इल्जाम नहीं दे सकते। वो सेक्युलरिज्म आज तक के कायम रहा। प्रधानमंत्री की छवि अमित जी ऐसी होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि ये तो प्रधानमंत्री ने तो उल्टा सवाल पूछा। उन्होंने बोला जो ममता दीदी ने बोला, अगर हम ऐसा कुछ बोल देते तो हमारे तो बाल नोच लिए जाते। क्या ममता बनर्जी ने जो बोला कि मुसलमान वोट नहीं बंटना चाहिए वो सेक्युलर था? वो सेक्युलर स्टेटमेंट है? अमित जी, मैं वही आपको बोलिए कि ममता बनर्जी या राहुल गांधी या सोनिया गांधी, इन सबसे बरअक्स ऑपोजिट प्रधानमंत्री की छवि होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जब खड़े होते हैं तो प्रधानमंत्री को सेक्युलरिज्म का ऐसा ओछा डेफिनेशन की देने की जरूरत क्यों पड़ी? उनके दिल में ये चीज घर कर गई है कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो इलेक्शन कमीशन का नोटिस आएगा उनको। इस बात को ये दर्शाता है। ठीक है, सुधांशु इसका जवाब देंगे। चोर है, सुधांशु त्रिवेदी, दिल में चोर है सेक्युलरिज्म को लेकर। प्रधानमंत्री के दिल में चोर है सेक्युलरिज्म को लेकर। सुधांशु त्रिवेदी, सेक्युलरिज्म की कितनी नैरो डेफिनेशन थी? अतीकुर रहमान जी, आप तो स्कॉलर हैं, ये बताइए, जब शाहबानो केस होता है तो यह कहा जाता है कि धर्म के मामले में सरकार इतना सा भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर 120 या 180 रुपया महीना किसी तलाकशुदा महिला को देना है और वो धार्मिक भावना में हस्तक्षेप नजर आ रहा है तो धर्म तय करेगा, कानून नहीं। ये 1986 और 1987 में कहते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पे भगवान राम कहां पैदा हुए यह अदालत से तय करवाया जाएगा, और वो हुए भी या नहीं अदालत में साबित करना पड़ेगा। एक तरफ धर्म में इतना हस्तक्षेप नहीं, दूसरी तरफ इतना हस्तक्षेप। ये कितना नैरो है डेफिनेशन सेक्युलरिज्म का, या कितना वाइड है बताइए भाई। आप भूल जाते हैं ये। और आप ये बताइए, जब आप इस प्रकार,
हाँ जवाब दीजिए, आप बताइए ये इसमें आपको क्या नैरो और क्या वाइड नजर आ रहा है, अब बता दीजिए। देख लीजिए अमित जी, देख लीजिए एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं वो, 1986 का एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल किसका दिया था अमित जी? मैंने दिया था 1857 का गदर युद्ध। मैंने एग्जाम्पल दिया था महात्मा गांधी के वजनों का। मैंने एग्जाम्पल दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इनका देखिए ऊंचा डेफिनेशन। अच्छा, आप उसका जवाब देता हूं। नैरो डेफिनेशन और वो 1986। चलिए मैं जवाब देता हूं उसका। एक सेकेंड, एक बात और, 1986 का शाहबानो आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने अपनी बात दोहराई, अब मैं उसका जवाब देता हूं। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पाए, अपनी बात दोहराई। चलिए चलिए वो जवाब देता हूं। महात्मा गांधी ने भजन था, हमारा जो भजन था, सुनिए, हमारे भजन में ईश्वर अल्लाह तेरे नाम नहीं था, महात्मा गांधी ने जोड़ दिया। मैं चुनौती से कहता हूं किसी मस्जिद में गवा के दिखवा दीजिए ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, बताइए। अल्लाह ईश्वर बराबर नहीं है आपके यहाँ, बोलिए। अरे हमारे यहाँ धार्मिक उसमें गाया जाता है, आप अपने किसी भजन में ईश्वर का नाम जोड़ के दिखवा दीजिए और उसके बाद मैं देखूं। अपने अब बता रहा हूं, ये 1857 नहीं था। 1857 में जो लड़ाई थी के ऊपर, तो अगर आप अब देखिए, अब आप डिस्टर्बेंस करने लगे। आप बोल रहे थे, मैंने बीच में नहीं बोला, अब आप लगातार बोल रहे हैं। एक एक करके सुधांशु को पहले बोलने दीजिए 30 सेकंड, फिर आप बोलिए कार्तिक भाई। बोलिए सुधांशु। हाँ अतीकुर रहमान जी, आपने 1857 कहा ना, मैं उससे पहले की बात करता हूं। 3 साम्राज्य हुए जो पूरी तरीके से हिंदू साम्राज्य थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदू पद पातशाही 1676, महाराजा रणजीत सिंह का खालसा साम्राज्य, और दक्षिण में विजयनगर एम्पायर, ये इस्लाम के आने के बाद के। एक में भी बताइए जिसमें गैर हिंदुओं के साथ इतना सा भी मतभेद हुआ हो, और एक मुस्लिम राजा का शासन बताइए इंक्लूडिंग अकबर, जिसमें जिम्मी और जजिया ना देना पड़ा हो। और आईने अकबरी में खुद अबुल फजल ने लिखा है कि 1 लाख लोगों का चित्तौड़ दुर्ग जीतने के बाद उनकी खोपड़ी पे खड़े होकर अकबर ने गाजी की उपाधि ली। मैं औरंगजेब, बाबर, तुगलक और खिलजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं। अब जवाब दीजिए, एक भी मुस्लिम शासक नहीं जिसमें गैर मुस्लिमों के साथ ये ना हुआ, और एक भी हिंदू शासक नहीं जिसमें गैर हिंदुओं के साथ इतना सा भी। सेक्युलरिज्म हमारा बहुत पुराना है, 1857 और गांधी जी के जमाने का नहीं, हजारों साल पुराना सेक्युलरिज्म है। जवाब अतीकुर रहमान, जवाब। जी अकबर को चलिए ये नकारते हैं, माना। दारा शिकों का एग्जाम्पल खुद सुधांशु आपकी डिबेट में मुझे देख चुके हैं। अरे रजिया सुल्तान के वालिद, अरे सुनिए, इससे तो गलत बात मत करिए भाई। अरे मैं समझ रहा हूं कि आपके लिए मैंने नकारा नहीं है, मैंने फैजी और अबुल फजल को कोट किया है। बाय बाय मत करिए। रजिया सुल्तान ये अकबर की आपने कथा में लिखा है, आईने अकबरी में। और अकबर के बारे में तो आप अमीर जी अलग से एक बैच रख लीजिए। मैं दावा करता हूं सुधांशु जी को लाजवाब अगर नहीं कर दिया तो। ये अकबर को इसीलिए सिर्फ करते हैं क्योंकि इसका जवाब दे दीजिए। ये अकबरी को कोट किया, जो अकबर की आत्मकथा है उनको कोट करा, आप बोलते ये उसमें नहीं है। अबुल फजल ने ये नहीं लिखा, आप बोल देते अबुल फजल ने ये लिखा या नहीं लिखा, लेकिन विषय अकबर नहीं है, विषय दारा सिको नहीं है। विषय मेरा ये है, क्योंकि सेकुलरिज्म में डिबेट हो गई तो ये आदिकाल में पीछे डिबेट चले गई, लेकिन मैं विषय पर लेके आना चाहता हूं और आज के विषय की बात करते हैं। एक सेकेंड। तौसीफ खान और सुबुई खान दोनों को स्क्रीन पर लेके आइए। तौसीफ, 30 सेकंड आपके पास है। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपने तीसरे चरण से पहले जो अपील करी वो इसी के लिए करी कि वोट बैंक क्लिक कर जाए, और आपको लग रहा था 2 राउंड में वो वोट बैंक कहीं बट रहा है और 2 राउंड में बीजेपी को एज मिल रहा है, और इस वजह से जैसा अमित शाह और जेपी नड्डा बार बार कह रहे थे वो ना मिल पाए, और इस वजह से एक पर्टिकुलर वोट बैंक के लिए अपील करी गई। दूसरे चरण के बाद एक नई पार्टी हैदराबाद से आकर के ऐलान किया, अपना प्रत्याशी उन्होंने लगाया कि अब हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए ममता बनर्जी ने उस हैदराबाद पार्टी को रेफरेंस करते हुए पूछो से लोगों से अपील की कि ये नई पार्टी, उस पार्टी का वोट बैंक कौन सा है? अगर अभी तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि शिवसेना आके अभी दे दे प्रत्याशी, बीजेपी वाले कहने लगे। ये बीजेपी ने नहीं बोला ना, ये आपकी नेता ने बोला ना, ये ममता दीदी ने बोला ना। तो ममता दीदी का जवाब आप देंगे क्या, या फिर ये तो आप ऐसी बात करें कि शिवसेना होती तो बीजेपी ऐसा बोलती, लेकिन शिवसेना वहां है नहीं, बीजेपी ने ऐसा बोला नहीं है। जो विषय है उस पर जवाब दीजिए। ये ममता बनर्जी ने किस वोट बैंक के लिए बोला है, जवाब दीजिए ना। ये ममता दीदी ने किस वोट बैंक के लिए बोला है,
ये ममता दीदी ने किस वोट बैंक के लिए बोला है? आप बोलूं या मैं बोलता हूं? किस वोट बैंक के लिए बोला है? नहीं, मैं तो बता रहा हूं बताइए कि चुनाव जब शुरुआत हुआ है, पहले चरण में एमआईएम का कोई प्रत्याशी नहीं था, दूसरे चरण तक कोई प्रत्याशी नहीं था। अब जो है वो प्रत्याशी डिक्लेयर किया जा रहा है। सुबुई खान, तो सुबुई खान, इसमें कोई कॉमनल एजेंडा नहीं था, ये सिर्फ प्रत्याशी, क्योंकि एमआईएम मैदान में कूदी इसलिए बोलना पड़ा। बीजेपी भी कहेगी। ठीक है, अब सुबुई खान 40 सेकंड। सुबुई खान जी। अमीश, देखिए, ममता दीदी का हिंदू विरोधी शासन तो सब लोगों ने देखा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। अब तो बंगाल की स्थिति अच्छी होने की तरफ है, तो लेट्स फील पॉजिटिव अबाउट इट। मैं यहाँ पे अतीकुर रहमान साहब से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। इनको बोलिएगा जब भी समय हो पूरी स्टडी करके मुझे जवाब दे दें। सेक्युलर 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 का जो नारा देते रहते हैं, अगर ये सेक्युलर देश है तो आपको पंथ के, इस्लाम के नाम पे अलग जुडिशरी, अलग एग्जीक्यूटिव, अलग लेजिस्लेचर क्यों चाहिए? अगर ये सेक्युलर देश है, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं चाहिए? अगर ये सेक्युलर देश है तो आप हिंदू विरोध कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? आप आतंकवाद कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? पर मैं कह रहा हूं विषय पे रहना चाहिए मुझे। मैं सवाल भी पूछ लिया जाए तो फौरन डिफेंसिव मोड में जाकर कैसे बैठ जाते हैं? ठीक है सुबोई, मेरा निवेदन है हम विषय पे रहे ना तो किसी ने अभी अलग जुडिशरी की इस कार्यक्रम में मांग करी है, किसी ने बाहर करी होगी तो वो जाने, उसका हमारे कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन है कि हम पॉइंट पर रहे, मेरा डिस्कशन का जो पॉइंट है उस पर हम रहे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आर पार ब्रेक के बाद भी जारी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। लेकिन अब वक्त है निष्कर्ष का। आज की बहस वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ बंगाल चुनावों के इर्द गिर्द नहीं, सिर्फ असम और केरल के चुनावों के इर्द गिर्द नहीं, इन 5 राज्यों के इर्द गिर्द नहीं, देश के लिए महत्वपूर्ण है। आखिरकार सेकुलरिज्म का चश्मा एक तरफा क्यों है? इस पर विवेचना, विश्लेषण हर नेता को जरूर करना चाहिए, आवश्यक भी है। और इसीलिए आज की इस बहस का निष्कर्ष भी यही है कि आखिरकार जब आप एक समुदाय को बोलते हैं कि वो एक मुश्त होकर वोट डाले, तो वो सेकुलरिज्म नहीं होता, वो कम्युनल एजेंडा होता है। और उसी कम्युनल एजेंडे के तहत अगर आप वोट मांगते हैं तो मानना चाहिए कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। अगला शो प्रीति रघुनंदन के साथ प्राइम टाइम 8 बजे।